हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए क्लास आगे बढ़ाते हैं। तो पिछली क्लास में हमने ये सीखा था कि जब रिफ्लेक्शन होता है तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन में होते हैं, और इंसिडेंट रे का नॉर्मल के साथ जो एंगल होता है उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, और रिफ्लेक्टेड रे का नॉर्मल के साथ जो एंगल होता है उसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होते हैं, और इसके पीछे कारण है प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट टाइम कि लाइट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जो चल के जाती है वो मिनिमम टाइम में चल के जाती है। ठीक, अब देखिए, अब कुछ टर्मिनोलॉजी है इस चैप्टर में। जैसे मान लीजिए ये कोई सरफेस है, और मान लीजिए ये यहाँ पर इस पॉइंट पर ये नॉर्मल है यहाँ का, दिस इज द नॉर्मल टू द सरफेस एट दिस लोकेशन। अब मान लीजिए कोई जो रे है वो इंसिडेंट होती है वर्टिकली, मतलब कोई लाइट रे ऐसे आकर गिरती है, मतलब लाइट रे अलोंग द नॉर्मल चल के आती है, इसको बोलते हैं नॉर्मल इंसिडेंस, क्योंकि इसका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्या है, 0। ये किसके अलोंग इंसिडेंट हुई, नॉर्मल के अलोंग इंसिडेंस हुई, इसको क्या बोलते हैं बेटा हम लोग, नॉर्मल इंसिडेंस। ये टर्मिनोलॉजी है। तो जब भी कभी नॉर्मल इंसिडेंस शब्द इस्तेमाल किया जाएगा उसका मतलब होगा कि जो आपकी लाइट रे है वो अलोंग द नॉर्मल चलकर आई है, और एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू क्या है, 0, तो नॉर्मल इंसिडेंस। एक होता है ग्रेजिंग इंसिडेंस। तो ग्रेजिंग इंसिडेंस क्या होता है, देखिए बताते हैं। जैसे मान लीजिए कोई सरफेस है, और इस सरफेस का मान लीजिए इस जगह पर ये यहाँ का नॉर्मल है, ये यहाँ का नॉर्मल है, इस लोकेशन पे ये नॉर्मल है यहाँ पे। अब एक लाइट रे आती है, लेकिन लाइट रे इस बार नॉर्मल के अलोंग नहीं आती, लाइट रे एकदम सरफेस के टेंजेंट के अलोंग आती है इस तरह से, मतलब जो इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस है आई वो है 90 डिग्री। तो इसको बोलता है ग्रेजिंग इंसिडेंस, इसको बोलते हैं ग्रेजिंग इंसिडेंस। तो ये थोड़ा टर्मिनोलॉजी है, और ये टर्मिनोलॉजी आपको याद होना चाहिए कि ग्रेजिंग इंसिडेंस किसको कहते हैं और नॉर्मल इंसिडेंस किसको कहते हैं। इसके बाद एक शब्द और होता है, जिसको एक शब्द होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन, और एक शब्द होता है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। एक शब्द जो है वो है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, और एक शब्द है रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो ये जो दोनों शब्द हैं, इन दोनों का क्या मतलब है वो मतलब समझिएगा। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन का मतलब है कि मान लीजिए जब आपकी सरफेस है वो एकदम इरेगुलर नहीं है, वो एकदम रेगुलर सरफेस है, मतलब सरफेस में से ऊपर नीचे पीक्स एंड वैली नहीं है, वो एकदम स्मूथ सरफेस है। अगर वो स्मूथ सरफेस है मतलब उसमें पीक्स एंड वैली नहीं है, मतलब उसका रफनेस सरफेस का 0 है। तो इस समय पे जो रे आते हैं, जैसे मान लीजिए 2 पैरेलल रे हैं, चलिए 3 रे बना लेते हैं, ये 3 पैरेलल रेज हैं, ये तीनों रे आपस में पैरेलल है, तो इन तीनों का एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर आएगा, और तीनों की जब हम रिफ्लेक्टेड रे बनाएंगे वो भी पैरेलल ही रहेंगी। ये तीनों की रिफ्लेक्टेड रेज है, ठीक, ये भी आपस में क्या रहेंगी, पैरेलल। इसको बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। लेकिन एक शब्द है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। तो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन का क्या मतलब है, मतलब समझिएगा। जैसे मान लीजिए ये आपकी सरफेस इस तरह से है, ये सरफेस है, सरफेस ही ऐसे ऊपर नीचे पीक्स एंड वैली है सरफेस में, ऐसे एकदम सरफेस स्मूथ फ्लैट सरफेस नहीं है, उसमें ऐसे रेगुलरिटीज हैं, और ये रेगुलरिटीज बहुत ज्यादा है। ऐसा नहीं है कि मैंने आपको ये समझा है कि जैसे मान लीजिए मैं आपको ऐसे बताता हूँ, जैसे मान लीजिए ये सरफेस इस तरह से सरफेस, तो जब इस सरफेस पर रे आकर गिरती है, मान लीजिए एक पैरेलल लाइट रे, ये एक सरफेस है, इस सरफेस पे मान लीजिए लाइट रे आकर गिरी, ये सरफेस है आपकी, मान लीजिए सरफेस पे लाइट रे आकर गिरी और ये पैरेलल लाइट रे रही, तो रिफ्लेक्टेड होने के बाद जो रे है वो पैरेलल नहीं रहेंगी, वो किसी भी रैंडम डायरेक्शन में जाएंगी डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन। जैसे यहाँ वाली रे है वो ऐसे चली जाएगी, मान लो यहाँ वाली रे है वो ऐसे चली गई, यहाँ वाली रे है वो मान लो ऐसे चली गई, तो इनका कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं है रिफ्लेक्टेड रे का। तो इसको बोलते हैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, मतलब जो रिफ्लेक्टेड रे है वो कोई किसी डायरेक्शन में चली गई, कोई किसी डायरेक्शन में चली गई, तो इसको बोलते हैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, इसको बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन।
अब ऐसा नहीं है कि डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो नहीं होते, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा फॉलो होते हैं, चाहे वो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन हो और चाहे वो रेगुलर रिफ्लेक्शन हो। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन इसलिए कहते हैं कि जो पैरेलल आने वाली रे थी वो आपस में पैरेलल ही नहीं गई, वो हर एक रैंडम किसी भी डायरेक्शन में ओरिएंटेड हो गई, मतलब उसमें कोई पैटर्न नहीं है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम, डिफ्यूज, और इसको क्या बोलते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है। अब देखिए रिफ्लेक्शन में हमें कैलकुलेट करना होता है डेविएशन, तो अब हेडिंग डालें सभी लोग डेविएशन। तो देखिए डेविएशन हेडिंग डालते हैं, डेविएशन। तो डेविएशन का देखिए मतलब क्या होता है, डेविएशन का मतलब होता है कि जिस डायरेक्शन में रे जा रही थी उस डायरेक्शन में वो रे अब नहीं जाएगी, जिस डायरेक्शन में वो रे जा रही थी वो उस डायरेक्शन में ना जाकर वो अपना रास्ता बदल लेती है, उसका रास्ता डेविएट हो जाता है और हमें निकालना होता है एंगल ऑफ डेविएशन। तो देखिए एंगल ऑफ डेविएशन की हम बात करें तो मान लीजिए ये एक सरफेस है और मान लीजिए इस सरफेस पर कोई लाइट रे इंसिडेंट होती है इस डायरेक्शन में, ये लाइट रे है जो इंसिडेंट हुई इस डायरेक्शन में, इस लाइट रे को जाना तो सीधे था लेकिन यहां पर इसको रिफ्लेक्टिंग सरफेस मिल गई जिसके कारण ये लाइट रे सीधे नहीं जा पाई, ये लाइट रे यहां से बेंड हो गई। तो लाइट रे को जाना इधर था लेकिन ये इधर ना जा पाके ये इस डायरेक्शन में चली गई, तो इसके पाथ में डेविएशन आया एंड दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। इसका सिंबल होता है डेल्टा। अब बात करते हैं एंगल ऑफ डेविएशन का वैल्यू क्या होगा, तो सुनिएगा यहां पे हम पहले नॉर्मल बनाते हैं और हम ये जानते हैं कि एंगल ऑफ डेविएशन और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों की वैल्यू बराबर होती है, तो ये अगर r है तो इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, i के। तो ये याद रखिएगा कि नॉर्मल हमेशा इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे का एंगल बाइसेक्टर होगा। देखिए नॉर्मल, ये कौन है, नॉर्मल है, ये कौन है, नॉर्मल, ये कौन है, इंसिडेंट रे और ये कौन है, रिफ्लेक्टेड रे। तो नॉर्मल क्या होगा आपका, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे का एंगल बाइसेक्टर होगा और ये हुआ डेविएशन। अब मुझे बताइए अगर ये रे सीधे जाती तो ये वाला एंगल जो आपको यहां से यहां तक दिखता है 180 दिखता, लेकिन इसमें से 2i एंगल कम कर दीजिए तो डेविएशन का जो वैल्यू आया वो आया पाई माइनस 2i। और इस वाले केस में जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन ये डायरेक्शन है और इसको हम क्या बोलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। तो देखिए डेविएशन का वैल्यू हमेशा पाई माइनस 2i रहेगा लेकिन डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकती है और क्लॉकवाइज भी हो सकती है, ये सिचुएशन टू सिचुएशन डिपेंड करेगा। जैसे मान लो इसी की मैं बात करता हूं, मान लो ये मिरर था, मान लेते हैं ये मिरर था और इस मिरर पर जो रे आकर इंसिडेंट करी, मान लेते हैं रे इधर से आकर इंसिडेंट हुई, दिस इज योर इंसिडेंट रे। अगर ये मिरर नहीं होता तो ये रे सीधे चल के जाती, लेकिन इस मिरर के कारण इस रे ने अपना रास्ता बदल दिया, इसके रास्ते में डेविएशन हुआ, इसके पाथ में डेविएशन हुआ और मान लेते हैं रे इस डायरेक्शन चली गई और ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर है जिसकी वैल्यू आई के बराबर होगी, तो इसको जाना इधर था, चली इस डायरेक्शन में गई, दिस इज द डेविएशन and this angle is called angle of deviation। और इस एंगल डेविएशन का वैल्यू कितना है, अगेन this is 180 डिग्री, that whole angle is 180 डिग्री। इसमें से अगर हम 2i को हटा देंगे तो डेल्टा का जो वैल्यू आएगा that is पाई माइनस 2i और इसका डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज। तो वही मैं कहना चाह रहा हूं, डायरेक्शन आपको हमेशा अलग से देखना पड़ेगा और डेविएशन का फॉर्मूला आप याद कर सकते हैं। डेविएशन का फॉर्मूला कितना होगा, पाई माइनस 2i, इसको आप याद रख सकते हैं। डायरेक्शन आपको हर केस में अलग से देखना पड़ेगा, ईच कॉन्फ़िगरेशन में अलग से देखना पड़ेगा कि डेविएशन का डायरेक्शन कौन सा है, क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक, अब सुनना, अब देखिए मैं कुछ क्वेश्चन करता हूं, सुनिएगा बेटा। जैसे मान लीजिए ये कोई प्लेन मिरर है, ये कोई प्लेन मिरर है और इसका हॉरिजॉन्टल से जो एंगल है वो है थीटा। ये एक प्लेन मिरर है जिसका हॉरिजॉन्टल से एंगल कितना है, थीटा, और एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आने वाली रे, ये हॉरिजॉन्टल रे है। हॉरिजॉन्टल आने वाली रे आफ्टर रिफ्लेक्शन वर्टिकल डायरेक्शन में चली जाती है, मतलब इसका डेविएशन कितना हो गया, 90 डिग्री। इसको जाना इधर था, चली वर्टिकल गई। आपसे पूछा जाता है कि बताइए थीटा का वैल्यू क्या होगा, सभी लोग सॉल्व करें।
थीटा का वैल्यू क्या आएगा? तो देखिए मैं सॉल्व करके बताता हूं। आप ये समझिए, आप ऐसा करिए, सबसे पहले यहां पे नॉर्मल बनाइए, दिस इज द नॉर्मल एट दिस लोकेशन। ठीक, अब देखिए अगर इस एंगल की वैल्यू आई होगी तो ये एंगल भी आई होगा, और हमें दिया गया है कि ये आने वाली रे और ये रिफ्लेक्टेड रे, इन दोनों में एंगल 90 डिग्री है, तो ये बात तो फिक्स है कि 2i की वैल्यू 90 डिग्री है। मतलब ये तो क्लियर हो गया कि ये यहाँ पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस बना है वो 45 डिग्री बना है। अब ये हॉरिजॉन्टल है, ये 45 है, तो ये भी कितना हो जाएगा 45। क्यों? क्योंकि ये यहाँ का नॉर्मल है, ये यहाँ का नॉर्मल है, तो ये 45 है, तो क्या हुआ 45, ये भी क्या हुआ 45, तो हमारा आंसर जो आया थीटा का वो आया आंसर 45 डिग्री। कुछ और क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए एक मान लेते हैं ये एक प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, और ये प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, और ये एक प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, और यहां के बीच के एंगल को मान लेते हैं लेट्स से हम 60 डिग्री, और यहां से रे आकर इंसिडेंट होती है, यहां से एक रे इंसिडेंट होती है, मान लेते हैं लेट्स से 30 डिग्री पे। ठीक, तो आपको ये बताना है कि आफ्टर सेकंड रिफ्लेक्शन इसका टोटल डेविएशन क्या होगा। तो आपको कैलकुलेट करना है टोटल डेविएशन आफ्टर 2 सक्सेसिव रिफ्लेक्शन। दिस इज द क्वेश्चन, सभी लोग सॉल्व करें। तो देखिए मैं सॉल्व करके दिखाता हूं। तो होगा क्या, ये रे यहाँ पे 30 डिग्री पर आकर इंसिडेंट हुई है, तो जब ये रिफ्लेक्ट होगी यहां से, तो ये 30 डिग्री पर रिफ्लेक्ट होगी, मतलब ये जो एंगल आएगा वो कितना आएगा 30 डिग्री। अब ये एंगल 30 डिग्री आएगा, तो ये एंगल कितना आएगा 60 डिग्री। ये एंगल अगर 60 डिग्री है, ये एंगल 60 डिग्री है, और जब ये रे जाकर गिरेगी, जब ये रे सरफेस पर जाकर गिरेगी, ये रे जब इस सरफेस पर जाकर गिरेगी, तो ये 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, तो ये एंगल कितना आएगा। तो ट्राइंगल के तीनों एंगल का समेशन 180 डिग्री होता है, ये 60 है, ये 60 है, तो ये एंगल भी कितना होगा 60 डिग्री। तो मुझे बताइए यहां पे जब हम नॉर्मल बनाएंगे, यहां पे जब हम नॉर्मल बनाएंगे तो ये एंगल कितना आएगा 30 डिग्री। फिर यहां पे जब रे रिफ्लेक्ट होगी तो यहां पे ये एंगल कितना बनेगा उसका 30 डिग्री। हमसे पूछा गया था टोटल डेविएशन, तो देखिए टोटल डेविएशन का वैल्यू लिख के दिखाता हूं मैं। तो डेविएशन इन द फर्स्ट रिफ्लेक्शन, या इन द फर्स्ट रिफ्लेक्शन रे का डेविएशन कितना हुआ। तो डेविएशन का फॉर्मूला है पाई माइनस 2i, आई का वैल्यू है 30 डिग्री, तो डेविएशन कितना आया 180 डिग्री माइनस 2 इंटू 30 डिग्री। इसका डायरेक्शन किधर है, सोचिए रे को जाना है था, रे गई इस डायरेक्शन में, इसका डायरेक्शन है क्लॉकवाइज। अगर हम यहां की बात करें तो वहां का डेविएशन है डेल्टा 2, उसका वैल्यू अगेन सेम स्टोरी 180 डिग्री माइनस 2 इंटू 30 डिग्री, क्योंकि वहां पर भी एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, यहां पर भी एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है 30 डिग्री, और इसका डायरेक्शन किधर है, इसको जाना है था, रे इस डायरेक्शन चली गई, तो ये भी डायरेक्शन कौन सी है क्लॉकवाइज। आप इन दोनों को ऐड कर दीजिए, डेल्टा नेट यह है डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, तो यह है आपका कितना 360 डिग्री माइनस ये कितना आएगा आपका 60 और 60 120 डिग्री। ठीक, क्लॉकवाइज, तो हमका आंसर आया 240 डिग्री क्लॉकवाइज। ये इसका कौन हुआ नेट डेविएशन। अब देखिए अगर 240 डिग्री क्लॉकवाइज है और अगर आपको एंटी क्लॉकवाइज लिखना हो तो इसे 360 में से सब्ट्रैक्ट करके आप लिख देना, तो 360 में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 120 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो 260 डिग्री क्लॉकवाइज है, अगर उसको एंटी क्लॉकवाइज लिखना है तो 360 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वो कौन से डायरेक्शन में आ जाएगा, आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ जाएगा। ठीक, लिख लें इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मान लीजिए ये दो प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस हैं
और इन दोनों में एंगल यहाँ है 90 डिग्री, और यहाँ पर एक रे आकर इंसिडेंट होती है, ये रे आती है इंसिडेंट होती है किसी एंगल आई पे, और लेट्स से आई का वैल्यू हम मान लेते हैं 60 डिग्री। और इसमें हमें वही कैलकुलेट करना है जो हमें यहाँ कैलकुलेट करना था। क्या कैलकुलेट करना है? टोटल डेविएशन आफ्टर टू सक्सेसिव रिफ्लेक्शन कितना आएगा, ये सॉल्व करके बताना है। तो सॉल्व करें सभी लोग। तो देखिए मैं सॉल्व करके दिखाता हूं आपको। तो आप ऐसा करिए, यहां जब ये रे 60 डिग्री पर आएगी और जब ये रे यहां से रिफ्लेक्ट होगी तो ये कितने एंगल होगा? 60 डिग्री। और ये 60 डिग्री होगा तो ये एंगल कितना होगा? 30 डिग्री। ये 90 है, ये 30 है, तो यहां जाकर ये जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा? 60 डिग्री। तो यहां पर जाकर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस आएगा वो कितना आएगा? 30 डिग्री। तो इस वाले रिफ्लेक्शन के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री था, इस वाले रिफ्लेक्शन के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री है, और ये यहां से रिफ्लेक्ट हो गए 30 डिग्री के एंगल पर ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। आपको लिखना है टोटल डेविएशन। तो यहाँ पे जो डेविएशन आया वो कितना आया? 180 डिग्री माइनस 2 इंटू 60 डिग्री, और इसका जो डायरेक्शन आएगा वो आएगा क्लॉकवाइज। देखिए इस रे को जाना इधर था और रे चली इस डायरेक्शन में गई, ऐसे डेविएट हो गई। यहाँ पे अगर हम बात करें तो रे को जाना इस डायरेक्शन में था और रे इस डायरेक्शन डेविएट हो गई, दैट इज आल्सो क्लॉकवाइज। तो 180 डिग्री माइनस 2 इंटू 30 डिग्री क्लॉकवाइज, और इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो ये क्या आएगा बेटा? ये है 360 डिग्री माइनस ये है 60 और ये है 120, 180 डिग्री क्लॉकवाइज। तो ये आया आपका डेल्टा 1, ये है आपका डेल्टा 2, ये है आपका डेल्टा नेट। तो डेल्टा नेट का वैल्यू है वो है 180 डिग्री क्लॉकवाइज। और अगर इसको एंटी क्लॉकवाइज में लिखना है तो 360 में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो 360 माइनस 180 अगेन 360 180 ही आएगा। तो 180 डिग्री क्लॉकवाइज और 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, बोथ आर द करेक्ट आंसर। तो लिख लें आप। और सुनिएगा, चलिए एक दो रिफ्लेक्शन का सवाल आपसे और पूछते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये जो है वो कौन है? ये एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, दिस इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और ये है आपका एक्स एक्सिस और ये है आपका वाई एक्सिस। This is the reflecting spherical surface. This is your x-axis and this is y-axis. सेंटर कहाँ है? ओरिजिन पर है। और एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रे आती है और आफ्टर रिफ्लेक्शन वो रे वर्टिकल चली जाती है। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कैसी रे है? हॉरिजॉन्टल। और ये कैसा रे है? वर्टिकल। और इस स्फीयर का रेडियस r है, तो आपसे पूछा है कि जो ये पॉइंट ए है इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए क्या होंगे? ये आपसे पूछा गया है। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? सभी लोग सॉल्व करें। हाँ तो सुनिए, अब देखो आपको ये समझ में आना चाहिए कि जो स्फेरिकल सरफेस होती है, स्फेरिकल सरफेस पे जो हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं वो उसके सेंटर से पास करता है। ये स्फेरिकल सरफेस का प्रॉपर्टी है। जब हम एनएलएम में एफईडी ड्रॉ करते थे तभी भी ये बात करते थे। जब स्फीयर पे हम नॉर्मल बनाते थे, नॉर्मल फोर्स वो कहां से पास करता था? उसके सेंटर से। तो जब इसके सरफेस पे हम यहाँ पे जब नॉर्मल बनाएंगे, मतलब सरफेस का परपेंडिकुलर बनाएंगे, नॉर्मल बनाएंगे, वो कहां से पास करते हुए देखेगा हमें? सेंटर से। तो दिस इज द नॉर्मल। ये नॉर्मल है इस वाले पॉइंट पर, सरफेस का नॉर्मल एट दिस पॉइंट। अगर इस एंगल को हम x मान लें तो ये, इस एंगल को अगर हम थीटा मान लें तो ये एंगल भी होगा थीटा, ड्यू टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। जितना r होता है उतना ही I होता है। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो आप जानते हैं कि 2 थीटा किसके बराबर होगा? 90 डिग्री के। तो थीटा किसके बराबर होगा? 45 डिग्री के। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है? अगर ये थीटा है तो ये भी क्या होगा? थीटा, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये भी हॉरिजॉन्टल है और ये भी हॉरिजॉन्टल है। तो पॉइंट ए के जो कोऑर्डिनेट आएंगे वो आएंगे r cos थीटा, r sin थीटा। दीज आर द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए। तो ये आया r/√2, r/√2। ये इस पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट होंगे। आप लोग लिख लें।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मान लो बेटा ये एक मिरर है और ये एक मिरर है और इन दोनों मिरर के बीच का कुछ एंगल है थीटा, लेट्स से, जो हमें मालूम नहीं है। ये दो प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस हैं। रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस को मिरर बोलते हैं और अगर वो प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो तो उनको प्लेन मिरर बोलते हैं। तो ये दो प्लेन मिरर हैं या प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस हैं और यहां पर एक रे आकर गिरती है, यहां पर रे एक आकर गिरती है और ये जो एंगल है वो है लेट्स से 30 डिग्री। आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए थीटा क्या होना चाहिए कि सेकंड रिफ्लेक्शन से ये अपने पाथ को रिट्रेस करे। तो व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ थीटा, मतलब थीटा का वैल्यू क्या होना चाहिए सच दैट रे रिट्रेस इट्स पाथ आफ्टर सेकंड रिफ्लेक्शन। मतलब सेकंड रिफ्लेक्शन के बाद जब भी ये रे चलेगी, सेकंड रिफ्लेक्शन के बाद जब ये रे मूव करेगी वो अपने पाथ पर ही मूव करनी चाहिए, मतलब अपने पाथ को ट्रेस करनी चाहिए, मतलब रिट्रेस उसी पाथ पर चलेगी जिस पाथ से चलकर आई थी। और ऐसा कब होना है सेकंड रिफ्लेक्शन के बाद। और आपसे पूछा है थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो कैलकुलेट करें आप लोग। तो देखिए फर्स्ट रिफ्लेक्शन के बाद रिट्रेस कब होता है, जब नॉर्मल इंसिडेंस अगर होता, तो जब नॉर्मल इंसिडेंस रेखा होता है तो वो अपने पाथ को रिट्रेस करती है। सुनिए, तो देखो, तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि आप ये चाहते हैं कि जब ये यहां सेकंड रिफ्लेक्शन करेगी उसके बाद अपने ही पाथ पर ये वापस जाए, अपने ही पाथ को रिट्रेस करे। इसका मतलब यहां पर जो इसका इंसिडेंस होना चाहिए वो नॉर्मल इंसिडेंस होना चाहिए। तो रे सेकंड रिफ्लेक्शन करने के लिए आई, रे ने सेकंड रिफ्लेक्शन किया और वापस उसी रास्ते पर चली गई वापस। तो रे ने क्या किया, अपने पाथ को रिट्रेस किया। ये 30 है तो ये होगा 30 ड्यू टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये कितना होगा 60 और ये होना चाहिए कितना 90। तो फॉर दिस थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। थीटा कितना होना चाहिए 30 डिग्री, लिख लो। लिख लिया। अब सुनिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि दो प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस हैं जिनको आप प्लेन मिरर भी कह सकते हैं। तो दो ये प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस हैं और यहां से एक लाइट रे आती है, किसी एंगल पर एक लाइट रे आती है और ये सरफेस पर जाकर गिरती है। ये दो प्लेन, इनके बीच का एंगल थीटा है। हाँ, तो अब इसमें एक लाइट रे आती है और वो लाइट रे किसी ऐसे एंगल पर आकर गिरती है। एंगल ऑफ इंसिडेंस उसका गिवन नहीं है सवाल में, दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज अननोन। आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि बताइए दो सक्सेसिव रिफ्लेक्शन करने के बाद रे का टोटल डेविएशन कितना हुआ। टोटल डेविएशन का मतलब क्या है कि भाई इसको जाना तो इधर था, पहले रिफ्लेक्शन के बाद रे चली गई तो पहले रास्ते में इतना डेविएशन हुआ। दूसरे रिफ्लेक्शन के लिए वो आई इधर थी, मान लो वो इधर चली गई तो दूसरे में इधर डेविएशन हुआ। टोटल डेविएशन मतलब शुरुआत से लेके और अंत में जाने वाली डायरेक्शन में कितना डेविएशन है, ये हमसे पूछा गया है कि टोटल डेविएशन का वैल्यू क्या आएगा। आप इसको सॉल्व करें। तो देखिए सॉल्यूशन के दौरान आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस की अगर जरूरत फील होती है तो आप उसे अज्यूम कर लें। कुछ चीजें क्वेश्चन में इसलिए नहीं दी जाती क्योंकि वो फाइनल आंसर में रिफ्लेक्ट नहीं होती, लेकिन अगर आपको जरूरत फील होती है तो आप एंगल अज्यूम कर सकते हैं। मैं आपको सॉल्यूशन दिखाता हूं, देखिएगा। तो हम मान लेते हैं कि जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है और उस एंगल ऑफ इंसिडेंस का जो वैल्यू है लेट्स से दैट इज एक्स, मैं उसको एक्स मान लेता हूं। ठीक, तो ये रे यहां से आई है तो ये रे यहां से ऐसे जाएगी और ये एंगल भी कितना होगा एक्स। कारण अरे एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होता है, प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट टाइम। तो ये एंगल अगर एक्स है तो ये एंगल कितना होगा, ये एंगल होगा आपका 90 माइनस एक्स।
तो ये एंगल कितना होगा आपका, तो तीनों एंगल का समेशन 180 होना चाहिए। तो ये वाला एंगल कितना आएगा आपका, ये एंगल आएगा आपका 90 प्लस एक्स माइनस थीटा। क्यों, क्योंकि तीनों का समेशन क्या होना चाहिए 180। तो इसको क्या होना पड़ेगा कि तीनों का सम 180 आ जाए। तो दो इतने पता है, आप उसको मान लो लेट्स से थीटा और बीटा मान लो, बीटा प्लस थीटा प्लस 90 माइनस एक्स इक्वल टू 180। सॉल्व करोगे तो बीटा का ये वैल्यू आएगा। अब मैं ये कह रहा हूं बेटा कि यहां पे जो इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस है यहां पे। तो क्वेश्चन है कि ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा, तो हम इसकी वैल्यू बता देते हैं कितना होगा। ये वाला जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है आपका, इसकी वैल्यू अगर मैं लेट्स से आई मान लूं, तो देखो आई कितना होगा, तो देखिएगा 90 प्लस एक्स माइनस थीटा, इसमें अगर हम आई को ऐड कर दें तो ये टोटल 90 आना चाहिए। क्यों आना चाहिए, क्योंकि ये है यहां का नॉर्मल, ये है यहां का नॉर्मल। तो इसका उसका समेशन कितना आना चाहिए 90। तो दिस एंगल है आई कितना आना चाहिए 90। तो आई का जो वैल्यू आएगा वो आएगा थीटा माइनस एक्स। तो यहां पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो कितना हुआ थीटा माइनस एक्स। अब हमें लिखना है डेविएशन। तो डेविएशन एट द रिफ्लेक्शन 1, तो डेविएशन का वैल्यू होता है पाई माइनस 2i, तो पाई माइनस 2x। और डायरेक्शन क्या होगा, जाना इधर था चले इधर गए, डायरेक्शन हुआ क्लॉकवाइज। फिर बात करते हैं वहां पे डेविएशन कितना हुआ। तो देखिए इस वाली रे को जाना तो सीधे था, इस वाली रे को जाना तो सीधे था, लेकिन रे चले इधर गई, तो दिस इज द डेल्टा 2। और ये वाला जो डेविएशन है यहां से यहां तक, ये वाला डेविएशन ये है डेल्टा 1। देखो रे को जाना इधर था और रे चले इधर गई, तो दिस इज द डेविएशन 1 डेल्टा 1। यहां पे देखिए रे को जाना इधर था और रे चले इधर गई, तो इतना डेविएशन हुआ, दैट इज डेल्टा 2। अब डेविएशन का वैल्यू रिफ्लेक्शन में कितना होता है, पाई माइनस 2i। तो ये हुआ आपका पहला रिफ्लेक्शन, उसका डेविएशन। अब सेकंड रिफ्लेक्शन का जो डेविएशन होगा दैट इज डेल्टा 2, और उसका वैल्यू पाई माइनस 2 इंटू यहां का एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, और आई का वैल्यू कितना है बेटा थीटा माइनस एक्स। और ये वाला डेविएशन का डायरेक्शन भी आप चेक कर लें, रे को जाना इधर था, रे चली इधर गई, तो दैट इज ऑल्सो इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। आप इन दोनों को ऐड कर दें, डेल्टा नेट। तो डेल्टा नेट का जो वैल्यू है वो डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, और वो वैल्यू कितना आएगा बेटा, ये आएगा 2 पाई माइनस, देखिए यहां माइनस 2x आ गया, प्लस 2x आ गया, वो कट जाएगा, तो ये आया कितना 2 पाई माइनस 2 थीटा। तो डेविएशन का जो वैल्यू आया, और ये कौन सी डायरेक्शन में आया, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये कौन सी डायरेक्शन में आया, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये दोनों मिलेंगे 2 पाई, ये माइनस 2x प्लस 2x कट जाएगा, और ये माइनस 2 थीटा, ये कौन सी डायरेक्शन में आया, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इसका मतलब क्या है, देखिए इसका मतलब समझाता हूं आपको। इसका मतलब देखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा ध्यान से। तो मान लेते हैं रे हमारी इस डायरेक्शन में इंसिडेंट हुई थी, दिस इज द इंसिडेंट रे एंड दिस इज द फर्स्ट रिफ्लेक्टेड रे एंड दिस इज द सेकंड रिफ्लेक्टेड रे। तो ये हुआ आपका फर्स्ट रिफ्लेक्शन वाला इवेंट, ये हुआ आपका सेकंड रिफ्लेक्शन वाला इवेंट। अब आपको ये पता है कि जो रे इस डायरेक्शन में चल के आई थी, ये रे इस डायरेक्शन में ना जाकर ये रे इस डायरेक्शन में चली गई, तो कितना डेविएशन आया है, 2 पाई माइनस 2 थीटा क्लॉकवाइज डिग्री। मतलब क्लॉकवाइज 2 पाई होने में 2 थीटा कम पड़ गया, मतलब 2 पाई क्लॉकवाइज होने में कितना कम है, 2 थीटा। अब आप सोचो, ये रे को आप क्लॉकवाइज रोटेट करिए। अब सोचिए ये वाली रे रोटेट होते 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 वापस 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 ये इसी डायरेक्शन में आ जाती, तो ये कितना हो जाता 2 पाई। आप ऐसे सोचें, मैं अलग कलर से बनाता हूं। ये सोचो कि ये वाली जो रे है वो ऐसे गई है, ये रोटेट होते 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 वापस अगर यहां आ जाती तो 2 पाई होता, लेकिन ये वापस यहां तक नहीं आ पाई, ये इस डायरेक्शन में चली गई, तो इतना एंगल कम रह गया 2 पाई होने में। तो ये एंगल कितना आएगा 2 थीटा। तो ये वाला एंगल कितना होगा आपका 180 माइनस 2 थीटा। फिर से समझिए, जो आपकी लाइट रे थी उसको ऐसे जा रही थी, अब हम बोल रहे हैं इसको 360 घुमाओ पहले। तो अगर इसको 360 घुमाएंगे 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 वापस इधर ही आ जाएगी, लेकिन हमें 360 नहीं घुमाना, 360 में 2 थीटा कम करना है, मतलब ये रे इधर चल के गई है, तो इतना एंगल कम है 360 में। मतलब रे आई ऐसे थी
और चलिए ऐसे गई तो कितना कम है 360 होने में, इतना कम है, और यहां से हमें पता है कितना कम है 360 होने में 2 थीटा, मतलब ये एंगल क्या होगा 2 थीटा, तो ये एंगल कितना होगा 180 माइनस 2 थीटा। तो ये डायग्राम याद रखिएगा कि जो इंसिडेंट रे थी ऐसे आई थी, और जो आफ्टर टू रिफ्लेक्शन रे गई थी इसमें जो एंगल होता है वो कितना होता है 180 माइनस 2 थीटा। ये लिख लें आप, हेडिंग डालिएगा प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर से कैसे इमेज बनेंगी उसके बारे में हम बात करेंगे, तो सुनिएगा। प्लेन मिरर का मतलब क्या है, तो सुनना बेटा। प्लेन मिरर का मतलब है जैसे मान लीजिए ये कोई ट्रांसपेरेंट फिल्म है और इसके नीचे को हमने पॉलिश कर दिया, नीचे इसको हमने क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया इसको नीचे, तो ये है पॉलिश्ड सरफेस, और ये है ट्रांसपेरेंट फिल्म। ये कौन है, ट्रांसपेरेंट फिल्म। और इसका जो हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन या फिर डायग्राम में जो इसका हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं वो इस तरह से इसका रिप्रेजेंटेशन करते हैं, ठीक। तो जब भी कभी ऐसे बनाया जाएगा इसका मतलब वो किसकी बात कर रहे हैं, प्लेन मिरर की बात कर रहे हैं, क्योंकि वो प्लेन सरफेस है। कल से ये कर्व्ड सरफेस हो जाएंगे, वो हो जाएंगे कर्व्ड मिरर। ये कौन है, प्लेन मिरर। तो हमें प्लेन मिरर से ऑब्जेक्ट का और इमेज का, ऑब्जेक्ट से इमेज का फॉर्मेशन सीखना है। तो पहली बात तो ये आती है कि जो ये ऑब्जेक्ट शब्द है, ये ऑब्जेक्ट हम किसको बोलेंगे। पहली बार तो ध्यान से सुनिएगा, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इंसिडेंट रे, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इंसिडेंट रेज, intersection point of incident rays called, intersection point of incident rays called object। और अब जो ऑब्जेक्ट होंगी वो होंगे रियल और वर्चुअल। उसका क्या मीनिंग होगा तो देखिए मैं बताता हूं। जैसे मान लीजिए ये है आपकी पॉलिश सरफेस, और इस वाली साइड को बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इस वाली साइड को बोलते हैं, इसको इस वाली साइड को बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये हुआ आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और ये है पॉलिश सरफेस। तो पॉलिश सरफेस से डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होगा, तो हम डिफ्यूज रिफ्लेक्शन एनालाइज नहीं करते, हम रेगुलर रिफ्लेक्शन एनालाइज करते हैं। इसलिए हमारे लिए जब भी वो इंसिडेंट होंगी वो इसी साइड से इंसिडेंट होंगी, क्योंकि हम डिफ्यूज रिफ्लेक्शन को एनालाइज नहीं करते हैं। तो ये है आपका प्लेन सरफेस। अब मान लीजिए यहां अगर कोई ऑब्जेक्ट है, यहां पे कोई मान लीजिए लाइट सोर्स है, ऑब्जेक्ट है, तो ये लाइट सोर्स से रेज ऐसे निकलेंगी। क्या सिर्फ 3 ही रे निकलेंगे? नहीं। क्या 4 रे निकलेंगे? नहीं। इनफाइनाइट रेज निकलेंगे, लेकिन हम इनफाइनाइट रे ड्रॉ नहीं कर सकते, इसलिए हम कुछ ही रेज ड्रॉ किया करेंगे। तो ये हो गई आपकी इंसिडेंट रे, और ये है आपका इंसिडेंट रे का इंटरसेक्शन पॉइंट, तो ये होगा ऑब्जेक्ट, और इसको बोलते हैं रियल ऑब्जेक्ट। तो जब प्लेन मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस वाली साइड में ऑब्जेक्ट होगी तो उसको हम बोलते हैं रियल ऑब्जेक्ट। और मान लीजिए ये आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इस साइड में ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इस पर रे आकर इंसिडेंट हुई, और रे का इंटरसेक्शन पॉइंट, इंसिडेंट रे का इंटरसेक्शन पॉइंट, ये है इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द इंसिडेंट रे, तो ये हो जाएगी ऑब्जेक्ट, और इसको हम बोलते हैं वर्चुअल ऑब्जेक्ट। इसको कैसा ऑब्जेक्ट हम बोलते हैं? इसको बोलते हैं वर्चुअल ऑब्जेक्ट, ठीक। अब इसको वर्चुअल, अब आप इसको याद कैसे रखेंगे? तो देखो, एक तो तरीका है कि जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने है उसे रियल कहते हैं, और जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के पीछे है उसे वर्चुअल ऑब्जेक्ट कहते हैं। या फिर आप नोटिस करें इसमें जो इंसिडेंट रेज है वो है डाइवर्जिंग। डाइवर्जिंग मतलब जो फैल रही हैं, कन्वर्जिंग जो मतलब जो एक पॉइंट के लिए कन्वर्ज हो रही है, तो ये वाली है डाइवर्जिंग इंसिडेंट रेज। ये है डाइवर्जिंग इंसिडेंट रेज, और इन वाली रेज को ऐसे यहां एक ही रे नहीं है, ऐसे बहुत सारी रे आप बना सकते हैं। यहां पे इनको बोलते हैं
कन्वर्जिंग इंसिडेंट रेज, कन्वर्जिंग इनको बोलते हैं डाइवर्जिंग इंसिडेंट रेज और इनको बोलते हैं कन्वर्जिंग इंसिडेंट रेज। तो कन्वर्जिंग इंसिडेंट रेज जब होंगी तो ऑब्जेक्ट कैसी हो जाएगी, वर्चुअल, और जब डाइवर्जिंग इंसिडेंट रे होंगी तो ऑब्जेक्ट कैसी हो जाएगी, रियल। तो देखिए जो आपको सुटेबल पड़े आप वैसे याद रख लीजिए। रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने है रियल ऑब्जेक्ट, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के पीछे है वर्चुअल ऑब्जेक्ट, इंसिडेंट रेज डाइवर्जिंग है रियल ऑब्जेक्ट, इंसिडेंट रेज कन्वर्जिंग है वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो आप अपना कुछ याद करने का कुछ टेक्निक बना सकते हैं जो आपको उचित लगे, ये आपका काम है याद करना। कैसे याद करेंगे, जैसे आपको सुटेबल लगे वैसे आप याद करेंगे। अब बात करते हैं इमेज की। तो पहली बात, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज कॉल्ड इमेज। इंसिडेंट रे का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है उसको हम लोग इमेज बोलते हैं। ठीक है, अब यहां पे भी रियल और वर्चुअल दो तरह की बातें होती हैं। मैं आपको दोनों ड्राइंग करके दिखाता हूं, सुनिएगा। तो ये है पॉलिश सरफेस और ये है रिफ्लेक्टेड सरफेस, सॉरी रिफ्लेक्टेड रेज। देखो मिरर से आ रही है, मिरर की तरफ जा नहीं रही, मतलब मिरर पे कहीं से आई होंगी, मिरर ने रिफ्लेक्ट किया होगा, और ये जो मैंने आपको ड्राइंग बनाई है ये रिफ्लेक्टेड रेज का ड्राइंग बनाया है। ये किसका ड्राइंग बनाया मैंने, रिफ्लेक्टेड रेज का ड्राइंग बनाया मैंने। दीज आर द रिफ्लेक्टेड रेज। ठीक, अब ये वाला जो इंटरसेक्शन पॉइंट है दिस इज कॉल्ड इमेज, क्योंकि आपको डेफिनेशन में लिखा गया है इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज इज कॉल्ड इमेज। और इस इमेज को हम बोलते हैं रियल इमेज। वर्चुअल इमेज कैसी होती है, देखिए आपको ड्राइंग करके दिखाते हैं। तो मान लीजिए ये है रिफ्लेक्टेड रेज, तो ये वाला जो पॉइंट है वो इंटरसेक्शन पॉइंट है रिफ्लेक्टेड रेज का। अब ये मत बोलिएगा यहां कहां काट रही है, अरे वो एक्चुअली में नहीं काट रही, लेकिन ऐसा फील तो हो रहा है कि वो यहां काट रही है। तो मैंने कहां लिखा कि मैं एक्चुअली में काटनी चाहिए या वो फील होना चाहिए, मतलब वो काटती हुई दिखनी चाहिए। एक्चुअली में काटे तो भी चलेगा और काटती हुई लगे तो भी चलेगा, वो इंटरसेक्ट होती हुई लगनी चाहिए। तो उसको क्या बोलेंगे, ऐसे ही ऑब्जेक्ट था और ऐसे इमेज है। अब इसको बोलेंगे इमेज, लेकिन ये होती है वर्चुअल इमेज। अब आप यहां पे देखिए जो आपकी रिफ्लेक्टेड रेज थी वो कैसी थी, कन्वर्जिंग रेज। अभी आप इसको देखो कैसे याद रखेंगे, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने अगर आपकी इमेज है तो वो कैसी है, रियल इमेज, और रिफ्लेक्टिंग सरफेस के पीछे अगर इमेज है तो वो कैसी है, वर्चुअल इमेज। तो सामने ऑब्जेक्ट भी रियल थी, सामने इमेज भी रियल है, पीछे ऑब्जेक्ट भी वर्चुअल थी, पीछे इमेज भी वर्चुअल है। एक तो ऐसे याद रख सकते हैं। दूसरा, ये जो रिफ्लेक्टेड रेज है मिरर से तुरंत रिफ्लेक्शन के बाद ये कैसी है, कन्वर्जिंग। तो देखो इस पॉइंट से पहले ये कन्वर्ज कर रही हैं और इस पॉइंट के बाद ये डाइवर्ज कर रही हैं। तो मैं इस पॉइंट तक की बात कर रहा हूं, आगे का मत देखिए, यहां तक रिफ्लेक्शन के तुरंत बाद बताइए वो कन्वर्जिंग है डाइवर्जिंग, कन्वर्जिंग, तुरंत बाद। तो यहां पे रिफ्लेक्टेड रेज को मैं बोल दूंगा कन्वर्जिंग, और यहां पे रिफ्लेक्टेड रेज कैसी है, डाइवर्जिंग। तो देखिए रिफ्लेक्टेड, अब आप इसको कैसे याद रखेंगे वो आप अपने हिसाब से कुछ टेक्निक बना सकते हैं याद करने की, और नहीं तो आप डायग्राम से भी याद रख सकते हैं सीधा। तो आपकी अगर रिफ्लेक्टेड रेज यहां पर इंटरसेक्ट करेंगी, मतलब ये रिफ्लेक्टेड रेज कैसी है, कन्वर्जिंग, तो ये हो जाएगी आपकी रियल ऑब्जेक्ट। ये रिफ्लेक्टेड रेज अगर डाइवर्जिंग है तो पीछे कट करेंगी तो ये कैसी हो जाएगी आपकी वर्चुअल इमेज। ये कौन हो गई आपकी रियल इमेज। ठीक, तो प्लेन मिरर के आगे अगर ऑब्जेक्ट है और आगे अगर इमेज है तो वो रियल है, और रिफ्लेक्टिंग सरफेस के अगर पीछे ऑब्जेक्ट है और या फिर पीछे इमेज है तो वो कैसी है, वर्चुअल।